टॉयलेट वाली चुड़ैल पार्ट 2। एक ढाबे का मालिक अपने ग्राहकों का ऑर्डर ले रहा होता है। तभी उसका नौकर आशु आता है और मालिक उसे एक कोने में ले जाकर उसे डांटते हुए उससे बोलता है, इतनी देर से कहाँ मर रहा था तू? यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग रही है और तू है कि यहाँ वहाँ घूम रहा है। अरे मालिक, मैं घूमने नहीं गया था, मैं तो टॉयलेट गया था। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जल्दी पूछ, मेरे पास टाइम नहीं है। ग्राहकों का ऑर्डर लेकर उन्हें खाना भी सर्व करना है। मालिक, वो जो टॉयलेट है जिसमें आप रोज ताला मारकर जाते हो ना, न जाने उस टॉयलेट का ताला रोज सुबह कैसे खुल जाता है। और दूसरी बात ये कि जब हम रात को घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं तब उस टॉयलेट में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अरे गधे, तुझे इस बारे में इसी समय बात करनी थी जब ग्राहक हमारे ढाबे पर अपना पेट भरने आए हैं। अरे वो टॉयलेट भूतिया है, इसलिए तो मैं रोज उस पर ताला लगाकर जाता हूँ ताकि कोई भी उस टॉयलेट में ना जा सके। और तू मुझे उस टॉयलेट के डरावने किस्से यहाँ पर आकर सुना रहा है। अरे अगर किसी ने सुन लिया कि उस टॉयलेट में किसी चुड़ैल का साया है तो इतनी मुश्किल से जो हमारा ढाबा चल रहा है वो फिर से ठप पड़ जाएगा। फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे। फिर मत मांगने आना मुझसे अपनी सैलरी। अरे मालिक, हमसे गलती हो गई, आप तो बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं, अब माफ भी कर दो। और देखो, ये नया जोड़ा आ रहा है, मैं अभी जाकर इन दोनों से इनका ऑर्डर लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, अब जाए यहाँ से। अब आशु आरती और राज को आते हुए देख जल्दी से उन दोनों नवविवाहित जोड़े के पास जाता है और उनसे ऑर्डर लेने लगता है। इसी बीच राज आरती से बोलता है, आरती, तुम्हें वॉशरूम जाना था ना? वो देखो सामने टॉयलेट है। एक काम करो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, जब तक मैं यहाँ ऑर्डर दे देता हूँ। ठीक है राज, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर आरती उस टॉयलेट की ओर जाने लगती है। दूसरी ओर राज आशु को अपना ऑर्डर देता है, परंतु आरती जब उस टॉयलेट में जाती है तो वो टॉयलेट बहुत गंदा होता है। उस टॉयलेट की गंदगी देख आरती उस टॉयलेट से बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये टॉयलेट कितना गंदा है, अब क्या करूँ? यहाँ आसपास में तो कोई भी टॉयलेट नहीं है। इतना बोलकर आरती इधर उधर देखने लगती है। कुछ देर बाद उसे उसी टॉयलेट के पीछे एक और टॉयलेट नजर आता है। हाँ, एक बार उस टॉयलेट में देख लेती हूँ, अगर वो साफ हुआ तो उसी में चली जाऊंगी। अब आरती उस टॉयलेट में चली जाती है। कुछ देर बाद आरती टॉयलेट से बाहर आती है, परंतु इस बार जब वो टॉयलेट से बाहर आती है तो वो थोड़ी गुस्से में होती है, साथ ही उसकी आंखें भी लाल होती हैं। अब आरती राज के पास जाती है और उससे बोलती है, मुझे घर जाना है। घर जाना है? पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? हम अभी अभी तो आए ही हैं और तुम्हारा तो मन था कि हम लद्दाख में अपना हनीमून बनाएं। पहले मेरा मन था लद्दाख घूमने का, पर अब मेरा मन घर जाने का कर रहा है। आरती, पर हम अभी तो लद्दाख आए ही हैं। एक काम करते हैं, एक आध दिन रुक जाते हैं, उसके बाद चलते हैं। जब मैंने एक बार कहा ना कि मुझे घर जाना है तो मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती क्या? आरती का ऐसा गुस्सा और उसकी लाल आंखें देखकर राज भी डर जाता है और आरती से बोलता है, अच्छा ठीक है आरती, तुम शांत हो जाओ, हम अभी घर चलते हैं। बस ये खाना फिनिश कर लो, उसके बाद हम यहाँ से सीधा घर के लिए निकलेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है, अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद राज भी बिल देकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी चलाते हुए आरती से बोलता है, आरती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर आरती राज की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपना मुंह घुमाकर बाहर के नजारे को देखती जाती है। कुछ देर बाद राज और आरती घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आरती सीधा अपने कमरे में जाती है और जाकर सो जाती है। आरती का ये बिहेवियर देखकर राज की माँ शकुंतला राज से बोलती है, अरे बेटा, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं माँ। तो फिर बहू को क्या हुआ? और तुम आज सुबह ही हनीमून के लिए निकले थे, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, अचानक से आरती को क्या हुआ। हम एक ढाबे पर गए खाना खाने के लिए और आरती वॉशरूम में गई। जब से वो वॉशरूम से बाहर आई है तब से न जाने उसे क्या हो गया। वो सही से बात नहीं कर रही, उसकी आंखें लाल है, वो गुस्से में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या है। अरे बेटा, बहू को थकान हो गई होगी, अब जाकर तू भी आराम कर ले। इस तरह राज भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। काफी रात होती है। राज और शकुंतला अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी आधी रात को आरती उठकर कमरे के टॉयलेट में जाती है और बैठकर रोने लगती है। आरती के रोने की आवाज सुनकर राज की आंख भी खुल जाती है और वो आवाज का पीछा करते हुए टॉयलेट में जाता है, जहां वो देखता है कि आरती बुरी तरह से रो रही है। जिसके बाद राज आरती के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ आरती, तुम रो क्यों रही हो?
दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आरती, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। जैसे ही राज आरती पर चिल्लाता है, आरती बेहोश हो जाती है, जिसके बाद राज आरती को कमरे में ले जाकर उसे लेटा देता है। अगली सुबह आरती जब घर में सबसे पहले उठती है और रसोई घर में जाकर मांसाहारी खाना बनाने लगती है, तब मांसाहारी खाने की खुशबू से शकुंतला की आंखें खुल जाती हैं और वो रसोई घर में जाकर आरती से बोलती है, अरे बहू, तुम्हारे घर वाले और तुम तो शाकाहारी हो ना, फिर तुम मांसाहारी खाना क्यों बना रही हो? और बेटा, किसी भी घर में सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद ही खाना बनाया जाता है, और तुम सुबह उठते ही बिना नहाए धोए भगवान की पूजा किए बिना ये मांसाहारी खाना बनाने लगी। चुप हो जा बुढ़िया, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरा भी सीख कबाब बना दूंगी। आरती शकुंतला को डरा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है और आरती की ये बातें सुनकर उस पर हाथ उठाता है, जिसके बाद आरती अपना भयंकर रूप ले लेती है और एक इंसान से चुड़ैल बन जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख राज और शकुंतला बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल घर के टॉयलेट में जाती है और टॉयलेट में खुद को बंद कर लेती है और उन दोनों से बोलती है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी, अब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगी और तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। ये सब देख शकुंतला बिना कोई देरी करे एक बाबा को घर बुलाती है और बाबा राज से सारी बातें पूछते हैं, जिसके बाद राज उन्हें सारी बातें बता देता है। अब बाबा राज, शकुंतला और आरती को बेहोश करके उसी ढाबे पर ले जाते हैं और आरती को उस ढाबे के टॉयलेट में बंद कर देते हैं, जिसके बाद बाबा के पूछने पर ढाबे का मालिक टॉयलेट वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। साहब, आज से कई साल पहले यहाँ से एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में एक दुल्हन थी जो उस टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए गई थी। तभी कुछ गुंडे यहाँ लूटपाट करने के लिए आ गए और उन्होंने टॉयलेट में घुसकर उस दुल्हन को भी खत्म कर दिया। बस तभी से उस टॉयलेट में उस दुल्हन की आत्मा है। उस चुड़ैल की कहानी जानने के बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उन गुंडों के बारे में पता लगाते हैं, जिससे बाबा को पता चलता है कि उस दिन लूटपाट करने के बाद उन गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें फांसी की सजा हो चुकी थी। अब बाबा एक न्यूज़पेपर ले जाकर ये चीज चुड़ैल को दिखाते हैं। जब चुड़ैल को पता चलता है कि उनके गुनहगारों को कई साल पहले ही सजा मिल चुकी है, तो वो आरती को छोड़ देती है और हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। बिरजू और उसकी बीवी शांति, वो दोनों बहुत गरीब थे। इतने ज्यादा गरीब कि अगर एक दिन वो मजदूरी ना करे तो उनके घर का चूल्हा भी ना जले। और शांति की और बिरजू की एक बेटी नेहा भी थी, जो कि काफी समझदार थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि वो लोग बहुत गरीब हैं और उसके माता पिता बाकियों के बच्चे के माता पिता की तरह उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दिन शांति नेहा को स्कूल लेकर जा रही होती है। तभी नेहा की नजर एक दुकान पर पड़ती है और वो उस दुकान को देखने लगती है, जिस पर शांति नेहा से बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं माँ। तुम्हें भी चीज लेना है बाकी बच्चों की तरह? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। और वैसे भी टीचर बोलती है बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीजें खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा जी, और क्या क्या सिखाती हैं तुम्हें तुम्हारी टीचर? यही कि अपनों से बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और कमजोर इंसान की मदद करनी चाहिए। इस तरह से नेहा अपनी माँ से बात करते हुए अपने स्कूल पहुँच जाती है और शांति नेहा को स्कूल छोड़कर घर आ जाती है और अपने पति बिरजू से बोलती है, अजी हमारी नेहा कितनी समझदार है, वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। और एक हम लोग हैं, ना जाने हम कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर क्यों शांति? वो इसलिए क्योंकि आज मैं जब नेहा को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो एक दुकान पर काफी भीड़ जमा थी। सभी बच्चों के माता पिता उन्हें कुछ न कुछ दिला रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं नेहा को कुछ दिला सकूं। और नेहा का भी बहुत मन था कुछ खरीदने का, और जब मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ चाहिए तो उसने साफ मना कर दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? मैं सब समझ रहा हूँ शांति, इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों हर रोज जो कमाते हैं उसमें से 10 रुपए नेहा के नाम से एक गुल्लक में डालें, और जिस दिन नेहा का बर्थडे होगा उस दिन हम उस गुल्लक में जमा हुए पैसों से हमारी नेहा के लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे, कुछ ऐसा जिसे देखकर नेहा बहुत खुश होगी।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से कुछ देर बाद शांति और बिरजू अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और मजदूरी करने लगते हैं। पूरे दिन की मजदूरी करने के बाद शाम को उन दोनों की मजदूरी मिलती है और वो दोनों थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाते हैं और अपनी मजदूरी में से 10-10 रुपए नेहा के नाम से एक मिट्टी के गुल्लक में डाल देते हैं। ये देख नेहा अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, आप ये गुल्लक किसके लिए लाए हैं? हम ये गुल्लक तुम्हारे लिए लाए हैं और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब से हम दोनों हर रोज इसमें तुम्हारे नाम से 10-10 रुपए डालेंगे। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शांति आज नेहा के मनपसंद पूरी और आलू की सब्जी बनाती है। अपना मनपसंद खाना देखने के बाद नेहा बहुत खुश होती है और शांति नेहा से बोलती है, कैसा लगा बेटा आज का खाना? आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। माँ जी, बहुत अच्छा है। आज बहुत दिनों बाद तुमने मेरे पसंद का खाना बनाया है, पर मेरे लिए आज इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि हमारी बेटी बहुत समझदार है और आज तेरी माँ ने और मैंने ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए हम दोनों को आज मजदूरी भी थोड़ी ज्यादा मिली थी। बस इसलिए हमने सोचा कि आज हम तेरे मन पसंद का खाना बनाएं और तुझे खिलाएं। तेरी माँ और मैं सोच रहे थे कि अब से हम थोड़ी ज्यादा मजदूरी करें, इसलिए बेटा अब से हम थोड़ा लेट घर आया करेंगे। तू हमारा इंतजार करना, ठीक है? इस तरह से वो तीनों एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं और हमेशा की तरह शांति नेहा को स्कूल छोड़कर अपने काम के लिए अपने पति बिरजू के साथ निकल जाती है। लेकिन आज स्कूल से जब नेहा अपने घर वापस आ रही होती है तो वह अपने स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे एक घायल व्यक्ति को देखती है। उस घायल व्यक्ति को देख नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो भागते हुए उस घायल व्यक्ति के पास जाती है और उससे बोलती है, अंकल, आपको तो बहुत चोट लगी है, पर आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपका कोई अपना नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। आज मैं दवाई लेकर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और उसी से मेरी ये हालत हो गई। मैं यहाँ बैठकर कब से मदद की गुहार कर रहा हूँ, परंतु कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? हाँ अंकल, मेरे पास पानी है, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। आप पानी पीकर मेरे साथ चले, मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ पर आपकी चोट पर मरहम लगा दूंगी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किस तरह से जड़ी बूटियों को पीसकर चोट वाली जगह पर मरहम लगाते हैं, इससे चोट ठीक की जा सकती है। इतना बोलकर नेहा उस व्यक्ति को पानी की बोतल देती है और पानी पिलाकर उसे अपने घर ले जाती है। साथ ही वो जंगल से कुछ जड़ी बूटियां भी तोड़ लेती है और उन्हें पीसकर उसकी चोट पर लगा देती है, जिससे उस आदमी को काफी आराम मिलता है। नेहा की अच्छाई देखकर कुछ देर बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक जादूगर के भेष में नेहा के सामने आ जाता है। उस व्यक्ति को देख नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस व्यक्ति से नेहा बोलती है, आपको तो कितनी चोट लगी हुई थी, पर मेरे मलहम लगाते ही आप तो एक जादूगर बन गए। हाँ नेहा बेटा, क्योंकि मैं एक जादूगर ही हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि ऐसा कोई इंसान इस धरती पर अब बचा है या नहीं, जो कि ऐसे लोगों की मदद करता हो जो घायल हो। परंतु धरती पर अब भी तुम जैसे अच्छे लोग रहते हैं। मैं तुम्हारी इस दया भावना से काफी प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारे घर की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा जादुई फ्रिज देता हूँ। इस फ्रिज को जब तुम नीचे रखोगी तो ये फ्रिज अपने असली आकार में आ जाएगा और इस फ्रिज को खोलकर तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इतना बोलकर जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और नेहा के हाथों में एक छोटा सा फ्रिज दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, जादूगर ने कहा था कि ये छोटा सा फ्रिज एक जादुई फ्रिज है। यदि मैं इसे नीचे रखूंगी तो ये अपने असली आकार में आ जाएगा। एक काम करती हूँ, इस फ्रिज का जादू आजमा कर देखती हूँ।
इतना बोलकर नेहा उस जादुई फ्रिज को नीचे रख देती है और जैसे ही वो उस छोटे से जादुई फ्रिज को नीचे रखती है वह अपने असली आकार में आ जाता है। वो फ्रिज काफी सुंदर होता है और नेहा जब उस फ्रिज को खोलती है तो उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद नेहा उस फ्रिज से बोलती है, मुझे मेरी मनपसंद आलू की कचौरी खानी है। नेहा के इतना बोलते ही जादू फ्रिज के अंदर से आलू की कचौड़ी प्रकट हो जाती है। ये देख नेहा को बहुत खुशी होती है और वो उस फ्रिज में से आलू की कचौड़ी निकालकर मजे से खाने लगती है। अरे ये तो सच में एक जादुई फ्रिज है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतना बोलकर नेहा खुद को चिंगोटी काटती है और फिर खुद से बोलती है, अरे ये क्या, ये सब कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। अरे अब तो मैं इस जादुई फ्रिज से कुछ भी मांग कर खा सकती हूँ। अब बस जल्दी से माँ और पिताजी घर आ जाए, फिर मैं उन्हें इस जादुई फ्रिज के बारे में बताऊंगी। अब नेहा अपने माता पिता के घर आने का इंतजार करने लगती है। शाम को उसके माता पिता घर आते हैं और नेहा सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसके बाद नेहा के माता पिता को नेहा पर गर्व होता है और वो लोग जादुई फ्रिज के होने की वजह से एक छोटा सा हलवाई का दुकान खोल लेते हैं और दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को उनके मनपसंद का खाना और मिठाइयाँ उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग अमीर होने लगते हैं और उनका छोटा सा घर एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। चीकू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता मोहन से बोलता है, पापा बाहर तेज तूफान और आंधी चल रही है, कुछ समय बाद बारिश शुरू हो जाएगी और मेरे पास छाता नहीं है। आपने कहा था कि इस साल आप मुझे छाता देंगे। चीकू की बात सुनकर उसके पिता मोहन, जो कि बांस की लकड़ी से टोकरी बना रहे होते हैं, वो अपनी जगह से खड़े होकर अपने बेटे से बोलते हैं, बेटा अभी बारिश नहीं हो रही, तुम अभी स्कूल के लिए निकल जाओ। मैं 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी छतरी ले आऊंगा। ठीक है पापा। इतना बोलकर चीकू अपने घर से निकल जाता है। वो अभी थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से चीकू एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बारिश नहीं रुकती, जिसके बाद चीकू भीगता हुआ स्कूल जाता है। और जब चीकू स्कूल जाता है तो उसे गीला देखकर उसकी टीचर उसे डांटते हुए बोलती है, चीकू आज तुम इतनी लेट स्कूल आए हो? तुम तो एक इंटेलिजेंट बच्चे हो और हमेशा समय पर आते हो, और आज इतनी लेट वो भी भीगे हुए। तुम छाता लेकर क्यों नहीं आए बाकी बच्चों की तरह? हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से क्लास में बैठने नहीं दे सकती, तुम तो भीगे हुए हो। टीचर मेरे पास छतरी नहीं है, मेरे पिताजी ने बोला है कि वो बहुत जल्द मेरे लिए एक छतरी ला देंगे। चीकू की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं, जिसके बाद टीचर सभी बच्चों को चुप करवाकर चीकू से बोलती है, चीकू मैं तुम्हें क्लासरूम में नहीं आने दे सकती, इसीलिए जब तक तुम सूख नहीं जाते तब तक तुम क्लासरूम के बाहर खड़े होकर ही पढ़ाई करोगे। बेचारा चीकू अपनी टीचर की बात मान लेता है और क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करने लगता है। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपना बैग और छतरी लेकर घर जाने लगते हैं और चीकू बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। जब चीकू गीला घर जाता है तो चीकू को गीला देख उसकी माँ रमा अपने पति मोहन से बोलती है, हमारा चीकू पढ़ने लिखने में कितना तेज है। हर साल जब भी मॉनसून आता है हमारे चीकू की पढ़ाई छूट जाती है। कभी वो गीला स्कूल जाता है तो कभी लेट स्कूल जाता है, कभी कभी तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस कारण उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और ऐसा कब तक चलता रहेगा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप इस बार पैसे जोड़कर मेरे बच्चे के लिए एक छाता खरीद दो। रमा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर तुम तो जानती हो ना बांस की टोकरियों से, पर मैं इस बार चीकू के छाते के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। मैं जल्द ही उसके लिए छतरी ले लूंगा। जिसके बाद रमा चीकू को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। अब इसी तरह से अगले दिन चीकू फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन भारी वर्षा होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता और एक बार फिर रमा मोहन से छतरी के लिए लड़ने लगती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और भारी वर्षा होने की वजह से चीकू की पढ़ाई भी छूटने लगती है। जिसके बाद मोहन खुद से बोलता है, बस बहुत हुआ। अगर मैं इस बांस की लकड़ियों से टोकरी बना सकता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए छाता भी बना सकता हूँ।
अब मैं उसके लिए लकड़ी का छाता बनाऊंगा। इतना बोलकर मोहन अपने बेटे चीकू के लिए लकड़ी का छाता बनाने लगता है और पूरे दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद आखिर मोहन अपने बेटे के लिए लकड़ी का छाता बना ही लेता है। और अगले दिन जब चीकू स्कूल जाने के लिए उठता है तो भारी वर्षा होते हुए देख वो एक बार फिर से उदास हो जाता है, जिसके बाद मोहन अपने हाथों से बनाई हुई लकड़ी की छतरी चीकू को देता है और उससे बोलता है, बेटा अब तुम्हें बारिश के मौसम में घर में बैठने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये लकड़ी की छतरी बनाई है, अब तुम इसे लेकर स्कूल जाओ। वाह पापा, ये लकड़ी का छाता तो सच में बहुत सुंदर है। अब मैं इस छतरी को लेकर स्कूल जाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए अपने हाथों से लकड़ी का छाता बनाया। इतना बोलकर चीकू फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और छतरी को लेकर निकल जाता है। परंतु लकड़ी की बनी हुई वह छतरी काफी भारी होती है, जिस वजह से चीकू के हाथों में दर्द होने लगता है और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और छतरी को साइड में रखकर खुद से बोलता है, ये छतरी कितनी भारी है, मेरे तो हाथों में दर्द होने लगा। स्कूल का इतना भारी बैग, ऊपर से छतरी भी इतनी भारी है, पर मैं क्या करूं? मैं छतरी को लेकर घर नहीं जा सकता। अगर घर गया तो पापा का दिल टूट जाएगा। आखिर कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरे लिए छतरी बनाई है। इतना सोचकर चीकू उदास होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ एक साधु भीगते हुए आते हैं और वो भी चीकू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं, बेटा स्कूल के कपड़ों में तैयार हो, तुम्हारे पास छाता भी है, पर फिर भी तुम यहाँ उदास बैठे हो। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, पर मेरा छाता लकड़ी का बना हुआ है और ये बहुत भारी है। चीकू की समस्या सुनकर साधु बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उस छाते पर फूंक देते हैं, जिसके बाद साधु बाबा चीकू से बोलते हैं, अब ये छतरी भारी नहीं है, अब तुम इसे लेकर आराम से स्कूल जा सकते हो। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और साधु बाबा के कहने पर चीकू एक बार फिर उस छतरी को उठाता है, लेकिन इस बार वो छतरी काफी हल्की होती है, जिस वजह से चीकू जल्दी जल्दी अपने स्कूल जाता है। और जब सभी बच्चे और टीचर चीकू की लकड़ी की छतरी देखते हैं तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं और चीकू सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वर्षा तेज होने लगती है और तेज आंधी, तूफान और बिजली कड़कने लगती है, जिस वजह से काफी बच्चों की छतरियां टूट जाती है तो कुछ की हवा में उड़ जाती है, लेकिन चीकू के छाते को कुछ नहीं होता। जिसके बाद चीकू अपने कुछ दोस्तों को अपनी छतरी में आने के लिए बोलता है। चीकू के कुछ दोस्त जब छतरी के नीचे आते हैं तो छतरी अपने आप बड़ी हो जाती है और इस छतरी से चीकू सभी को अपनी छतरी के नीचे खड़ा कर लेता है और अपने घर जाता है। ये देख सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और जब चीकू अपने घर पहुंच जाता है तो गांव वाले चीकू के पिता के पास आते हैं और उससे बोलते हैं, मोहन भाई, चीकू के पास तो जादुई छतरी है, हम सबने अपनी आंखों से देखा है, वो छतरी अपने आप बड़ी होती जा रही थी। ये सब सुनने के बाद मोहन को विश्वास नहीं होता, जिसके बाद मोहन उस छतरी को खोलकर कुछ लोगों को अपनी छतरी के नीचे खड़ा करता है और वो देखता है कि वो छतरी सच में अपने आप बड़ी हो रही है। जिसके बाद सभी गांव वाले उस छतरी का सदुपयोग करने के लिए मोहन को एक आइडिया देते हैं। मोहन भाई, तेज वर्षा होने की वजह से हमारी फसल को बहुत नुकसान हो रहा है और हम इस छतरी की मदद से अपनी फसल साथ ही वर्षा के पानी को जमा कर सकते हैं। वो कैसे? मोहन, हम चीकू की छतरी लेकर बांध और खेत के बीच में खड़ा कर देंगे, जिस वजह से बारिश का सारा पानी बांध में आ जाएगा और छतरी के नीचे फसल होने की वजह से हम सभी गांव वालों की फसल भी बच जाएगी। उस आदमी के कहने पर मोहन उसकी बात मान जाता है और वैसा ही करता है और छतरी के नीचे जितने भी खेत होते हैं वो सभी बारिश की वजह से खराब नहीं हो पाते और बारिश का सारा पानी बांध नहर में जमा हो जाता है। जिसके बाद बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और गांव वालों के पास बारिश का पानी स्टोर हो जाता है।